दोस्तों वेलकम टू IUPSC। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है। उसके बाद न्यू कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट चाइना कैसे लेके आ रही है। हैम्बन टोटा जो हमारा श्रीलंका का पोर्ट है वो तो चला गया चाइना के पास। इसको देखेंगे कि कैसे मतलब कि थोड़ा सीखेंगे कैसे वर्ल्ड में खेला जाए, है ना। इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। सर देखिए यहाँ पे फिगर है जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। इसमें जितनी यहाँ पे कंट्रीज दिख रही हैं ये इसके अंदर है, ठीक है। जो डिजिबोटी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, यूएई, ओमान, यमन, केन्या, तंजानिया, मोजम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस। यस, ये हैं हमारी कंट्रीज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। देखिए सर, जो रिम एसोसिएशन में है, ऑल कंट्री दैट सोर्स आर वास्ड बाय द इंडियन ओशन, जो उनकी जो शोर है, उनकी जो लाइन है वो वास्ड बाय द ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज बाय द इंडियन ओशन। सर क्यों होता है हमारा ये इंडियन ओशन रिम समिट है? क्योंकि हमें मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना है। अभी हमारे पीएम साहब मोजम्बिक गए थे तो वहां पे भी हमारा बात हुई थी इंडियन ओशन रिम समिट की, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। सर सिक्योरिटी किससे दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत सर चाइना से आ रही है। क्यों चाइना से दिक्कत आ रही है ये भी देखेंगे आगे। सर उसके बाद देखिए कि इंडियन ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सर पहली बात एक चीज हम जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये चार है: रेल, रोड, एयर और वाटर। तो सर क्या होता है कि रेल में भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, रोड में भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, एयर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, लेकिन वाटर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम देना पड़ता है। रोड में आपको कंक्रीट लगाना पड़ेगा, रोड की सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो रोड जो होता है हमारा थोड़ी दूरी के लिए यूज करते हैं। अब तो वन बेल्ट वन रोड आ गया तो लंबी दूरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये क्या होता है कि महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू कि रेल, लेकिन ओके, और वाटर। तो सर ये कंपैरेटिवली हम यूज करते हैं इंडिया में छोटी दूरी के लिए, रेल बड़ी दूरी के लिए यूज करी जाती है, और एयर जो वैल्यूएबल गुड्स हैं, सोना चांदी, ठीक है, इन सबको एयर फ्रेट के थ्रू हम भेजते हैं। लेकिन वाटर में क्या है? वाटर में पहली चीज साइंस के टर्म में बात करें तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ आपको जो भी बल लगाना पड़ेगा वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो क्या रोड बनानी पड़ती है वाटर में? नहीं। आप क्या करो कि बस ये ओशन है, ओशन है, ओशन है, ओशन है, आप इसमें जहाज उतार लो और क्या करो कि यहाँ पे जहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे पोर्ट की फैसिलिटी दो, और जहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे भी पोर्ट की फैसिलिटी दो। तो ये हमारा चीपर होता है हमारा वाटर का, जो सी से रूट होता है। इसलिए ऑलमोस्ट 80% जो हमारा ट्रेड होता है वर्ल्ड में वो किससे होता है? सी से। पहली चीज तो चीपर है, दूसरी चीज कनेक्टिविटी आसान हो जाती है। ओके सर, 80% जो रूट है हमारा ये किससे हो रहा है? ट्रेड किससे हो रहा है? वाटर से। तो सर जिसके पास वाटर पे जिसका कब्जा होगा उसका वर्ल्ड के इकोनॉमी पे कब्जा होगा। तब चलते हैं साउथ चाइना सी में। सर साउथ चाइना सी में 5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जो 9 डैश लाइन है वो यदि अब 9 डैश लाइन है वो कह रहा है चाइना की यहाँ पे हमारे जो एंसेंटर से आते थे, मतलब इस आइलैंड पे रहते थे, इस आइलैंड पे रहने से क्या हुआ कि हमारी टेरिटरी हुई। फिलीपींस ने पीसीए, हमारा एक है परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट, वहां पे उसने
केस किया कि नहीं सर स्पार्टले आइलैंड और जो उसमें आइलैंड है वो मेरा है, तो चाइना हार गया उस केस को, बोला कि भाई साहब पीछे जो हमारा आर्बिट्रेशन कोर्ट है से बोला ये फिलीपींस का है। लेकिन जो कोर्ट का फैसला है ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंड नहीं कर सकते आप। तो चाइना ने बोला ये कॉन्स्पेरेसी है यूएसए की पायोट एशिया के अंदर। पायोट एशिया का मतलब ये है कि एशिया को एक हिस्से में बांट दो, एक हिस्से में बांधो और चाइना को अलग कर दो। इसी के लिए हमारा टीपीपी भी तो आया था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, चाइना को घेरने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। लेकिन टीपीपी से हमारे ट्रम्प साहब बाहर जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड में हमारी स्लो डाउन चल रही है। अब स्लो डाउन चलने से हमारा क्या होगा सर कि पहली बात इनकी प्रियोरिटी है ट्रम्प साहब के कि जो वहां के लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, इनको जॉब दी जाए। इसीलिए उन्होंने H1B वीज़ा और L1 वीज़ा में उन्होंने फेरबदल किया है, दोनों की फीस बढ़ा दी है। और मैं पीछे पढ़ा हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बात हो गई। तो साउथ चाइना सी में तो हमारा हो गया, चलो मान लूंगा मैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी नहीं दूंगा, मैं चाइना हूँ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी नहीं दूंगा, साउथ चाइना सी मेरे कैप्चर में। ओके, कितने ओशन है सर? 4 हैं। इंडियन ओशन, ओके। अब बचता है हमारा एक बड़ा इंडियन ओशन, जिसमें वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ओशन है हमारा। हाफ ऑफ द वर्ल्ड के जो कंटेनर है इससे निकलते हैं, 1/3 लार्ज वेसल इससे निकलते हैं, और 2/3 हमारा वर्ल्ड का ऑयल एक्सपोर्ट होता है, और लाइफ लाइन है वर्ल्ड ट्रेड का। कैसे करूंगा कब्जा? चाइना को कब्जा करना है। तो पहली बात, इंडियन ओशन में जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ये हमारा इंडिया है। अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया, तो इंडिया को घेरो। इंडिया को कैसे घेर सकते हो? उसके पड़ोसी वाले से दोस्ती कर लो, श्रीलंका से दोस्ती कर ली, बांग्लादेश से दोस्ती कर ली, नेपाल में कम्युनिस्ट है तो वो कम्युनिस्ट वालों को पता है फैले हर जगह है, दिल चाइना और रसिया में बसता है। पता नहीं क्या गुट्टी मिला भेजते हो भाई, पता नहीं, आई डोंट नो। इस समय जो आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट मिक्स हो गई है, या कोई प्योरिटी नहीं रहेगी आइडियोलॉजी में। नक्सलिज्म फैला के आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? हथियार देने से आप बने थे, गए थे कि लोगों को, गरीबों को हम दिखाऊंगा, और गरीबों को ही मार रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड नहीं बनने दे रहे कि डेवलपमेंट होगा, तो हमारा क्या होगा? मतलब गए, थमाया हथियार छोटे छोटे बच्चों के हाथ में और मरवाना शुरू। तो कहीं ना कहीं जो हमारा नक्सलिज्म है सर, एक CPI-M हमारी पार्टी है और एक CPI है। CPI का हमारा जो बेस है ये रसिया से इनका लेना देना है, CPI-M का हमारा लेना देना है चाइना से। तो जो हमारा CPI-M है इनका कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम भरोसा नहीं रहा है। इनका मतलब यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भरोसा ही नहीं, भाई मारो, हथियार उठाओ। सर हथियार से कोई सोल्यूशन हुआ है आज तक? लाठी से सोल्यूशन हुआ है? गोली मारे क्या दिखाना चाह रहे हो? खैर, उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसको देखेंगे। तो सर हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि अब क्या है कि हमारा इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है? इंडिया। घेर लिया, नेपाल को लेकर घेर लिया, श्रीलंका से घेर लिया, हैम्बनटोटा जो हमारा पोर्ट है श्रीलंका से हथिया लिया, मालदीव को हथिया लिया, पाकिस्तान को CPEC के थ्रू ले लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। बांग्लादेश में अब अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं ताकि इंडिया को परेशान करो। तो ये अपनी सिक्योरिटी में फंसा रहेगा, तो ये इंडियन ओशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है। उसके बाद अभी पीछे पढ़ाया है मैंने कि डीजी बॉटी में नवल बेस खोल रहे हैं। डीजी बॉटी में चाइना वाले अपना नवल बेस खोल रहे हैं। डीजी बॉटी में नवल बेस खोलने का मतलब कि गल्फ ऑफ एडेन के जस्ट सामने जो हमारा कंट्री यहाँ पे खोल रहे हो, मतलब सोमालिया में कोई पायरेसी होगी तो मैं टैकल कर लूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आप देख सकते हो क्लियर इंडिकेशन है कि वर्ल्ड, चाइना जो है हमारी वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए एकदम बेताब है। ठीक है सर, तो ये हमारा इंडियन ओशन रिम का कुछ बात है। अभी बात करेंगे चाइना पे, पूरा बात ही होगी हमारी। तो कंक्लूजन इस समिट का ये हुआ कि मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को बना के रखा जाए,
ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटेशन किया जाए, फिशरीज का मैनेजमेंट किया जाए, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, टूरिज्म और कल्चर को बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए आप यहाँ चाइना इशू को देखिए ज़रा, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में इनका दबदबा बढ़ रहा है। ठीक है, चाइना चाह रही है कि ट्रेड रूट पे, जैसे वाटर के ट्रेड रूट पे मैं डोमिनेट कर जाऊंगा, इसका मतलब वर्ल्ड के 80% ट्रेड पे मेरा डोमिनेट हो गया और मैंने इस रूट को सेफ बना लिया, तो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ सस्ता बनाकर, क्योंकि मैं मास प्रोडक्शन करता हूँ, चीप लेबर है, तो मैं डोमिनेट कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, कोई इशू नहीं है। सर अगला टॉपिक आते हैं हम कि श्रीलंका में जो पोर्ट है हैम्बेनटोटा पोर्ट, ये हमारा चाइना ने ले लिया। कैसे कि श्रीलंका को 1 बिलियन रुपया चाइना ने दिया। जब 1 बिलियन रुपया चाइना ने दिया लोन टू रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, श्रीलंका खा पी के खत्म। अब ये लोन को रिपे नहीं कर पाए तो इन्होंने चाइना को अपना पोर्ट दे दिया। क्या नाम है इस पोर्ट का? हैम्बेनटोटा। सर श्रीलंका तक पहुंच हो गई, साउथ चाइना से निकलूंगा, श्रीलंका में पहुंचूंगा, हैम्बेनटोटा तक, आगे एडन पहुंच गया मैं, गल्फ ऑफ एडन, डिजिबोटी, वहाँ से पास करूंगा मैं सुएज कैनाल को, जिब्राल्टर पास होते हुए कहाँ पहुँच जाऊंगा मैं? अटलांटिक में। ठीक है, रूट क्लियर। अब देखिए चाइना की क्या पॉलिसी है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे दो, पैसा लगा दो, फेंक दो और इनको अपने कैप्चर में लो। जैसे कि पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है, कराची में एक पोर्ट है ग्वादर, वहाँ पे भी ये 46 बिलियन पैसा लगाकर वहाँ पे ये CPEC डेवलप कर रहे हैं। और ये इंडिया की टेरिटरी हमारी जा रही है बल्टिस्तान, और हमारा गिलगिट बल्टिस्तान से पास हो रही है। ठीक है, तो वो मिलने की संभावना तो कम हो गई इंडिया की। इंडिया ने अपना कंसर्न भी दिखाया, लेकिन ये मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि इंडिया ने बोला डिस्प्यूटेड है, कह रहे हैं कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, ये यहाँ पाकिस्तान का कब्जा हम पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि ठीक है कर लो। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला ठीक है हम छबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे, छबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे। उसके बाद जार्डन तक हमने रेलवे बिछा दी है, और उसके बाद हमने 2 बिलियन पैसा लगाकर हमने अफगानिस्तान में भी रोड एक डेवलप कर दिया है। आओ हम अफगानिस्तान को डेवलप करेंगे, पाकिस्तान को घेरना है। ठीक है सर, तो ये बात चल रही। अब ये क्या है हमारा चाइना का, कि इनका जो न्यू कॉलोनिज्म है, ये पैसा दे रहे हैं छोटी छोटी कंट्रीज को, लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका पोर्ट हथियार ले रहे हैं। और बेसिकली ये मालदीव और श्रीलंका में, मालदीव में भी इनका पेंट्रेशन हो चुका है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि अब बताओ क्या श्रीलंका और मालदीव इनको एक्सपोर्ट करेंगे या कुछ नहीं। श्रीलंका और मालदीव में क्या होगा, ये अपना माल उठाकर, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये डंप करेंगे इनके यहाँ, और इनके यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके यहाँ जो छोटी हमारी इंडस्ट्री है, ये चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी हमारी बात हो रही है। ये आपको बता दिया कि हमारा 9 डैश लाइन का इशू। तो इस तरह से आप देख रहे थे कैसे हमारा चाइना हेजोमोनी को आगे बढ़ा रहा है और कैसे वर्ल्ड पावर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। सर यहाँ पे 2 चीज़ है, आपके पास इकोनॉमी है, पैसा है, तो आपका एम्पायर है। पैसा नहीं है, भाषण देते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला। और पैसा आप कैसे बढ़ाओगे? पैसा बढ़ाओ, लोगों को खरीदो और अपना काम निकालो। पैसा बोलता है तो पैसा बोलता है, वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो पैसा बोलता है। एग्जाम्पल है चाइना। सर अगली हमारी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सर ये प्रपोज किया हमारा भूटान ने, लेकिन कभी टॉप 10 में ये नहीं आ पाया। क्या हुआ, रीज़न क्या है? क्योंकि परहैप्स शायद वहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम इस वजह से नहीं आई, और नॉर्वे ने रिप्लेस कर दिया डेनमार्क को। और ये जो हमारा यूएन की हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये पब्लिश हुई 2012 में, यूएन ने इसको पब्लिश किया। और इंडिया का पोजीशन 122 है हैप्पीनेस के मामले में। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से भी पीछे है। ओके, और यूएसए 19th पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सोशल सपोर्ट कम हो रहा है और वहाँ करप्शन इंक्रीज कर रहा है। सर अब अगला हमारा टॉपिक ये है कि सर इंडिया लैग क्यों कर रहा है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। सर इसमें देखने वाली बात है कि हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस पैसे से आती है कि हैप्पीनेस किससे आती है, ये देखना पड़ेगा।
सर बात है जब हमारा HDI बन रहा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन रहा था, तो इसके पहले क्या था कि जो हमारा वर्ल्ड का क्राइटेरिया था कि हमारा इस समय क्राइटेरिया चल रहा है कि $1.90 से पैसा कम कमाएंगे तो आप गरीब होंगे, उससे ज़्यादा कमाएंगे तो अमीर होंगे, ठीक है। लेकिन सर क्या उससे हैप्पीनेस आएगी? पैसे से हैप्पीनेस कभी नहीं आती है। उसके बाद हमारे डॉक्टर मकबूल उल साहब और अमरेश सेन ने इस पे काम किया। उन्होंने 3 चीज़ें वहाँ क्राइटेरिया दी HDI में, वो भी हमारा उसके बाद उस पर हमारा HDI बना, ठीक है। तो उसमें जो अमृत सेन साहब ने बोला था, उनका एक वर्ड है, आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, कि उन्होंने बोला था कि चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये किसी के पास है फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो वो सच में क्या होगा, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि जो CS का बच्चा है वो तो जाता है CS कंपनी में, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है वो भी CS में जाता है। उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है सर। 4-5 जॉब है कुल मिला के ये है इंडिया में। IAS कर लो, MBA कर लो, उसकी BTech कर लो, डॉक्टर बन जाओ, IIT चले जाओ, खत्म। तो क्या ये 5 जॉब करने से हमारे पास हैप्पीनेस आएगी? नहीं आएगी। तो पहली बात देखिए सर, हमारे यहाँ ह्यूज डिस्पैरिटी है परचेजिंग पावर में। सर जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा आया था, तो देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, इसके पहले जो हमारा पॉलिसी बनाई जाती थी, BPL बनाई जाती थी। BPL में क्या था कि हमारा जो सुरेश तेंदुलकर साहब थे, इन्होंने फूड और नॉन फूड आइटम को लगाया था कि उनको कैलोरीफिक वैल्यू इससे ज़्यादा मिल रही है, सर्टेन लिमिट ज़्यादा मिल रही है, और कुछ फी पैसा चुका पा रहे हैं, रेंट चुका पा रहे हैं, पहनने को है, तो आप क्या है कि आप BPL के ऊपर आते हो। लेकिन इसमें क्या था कि ये माइक्रो था, ये हमारा माइक्रो क्राइटेरिया था। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में क्या हुआ कि यहाँ पे पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम बताई गई। BPL में हाउस होल्ड में क्या होगा, BPL के हाउस होल्ड में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, सुरेश तेंदुलकर की जो रिपोर्ट आई है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में जो हाउस होल्ड है उसके अंदर भी डिस्टिंग्विश किया गया है कि इस फैमिली को LPG चाहिए कि फूड चाहिए। ये विमेन हेडेड हमारी फैमिली है, SC/ST फैमिली है विदाउट एनी एडल्ट जो लिटरेट है, इस तरह की डिस्टिंग्विश वहाँ पे किया गया है। तो इससे क्या होगा कि पॉलिसी बनाने में हम प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा लगाकर। तो उसी में ये आया था सर कि नियरली 25% लोग हमारे क्या हैं कि अंडर द BPL है, जिसमें नियरली 23 या 24 करोड़ हैं, जिसमें 17 करोड़ लोग हमारे रह रहे हैं विलेज में। अब सर हमारे यहाँ ह्यूज डिस्पैरिटी है परचेजिंग पावर में, तो हमारा क्या होगा कि परचेजिंग पावर होगा नहीं, तो हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन और हाइजीन की प्रॉब्लम आ रही है। यही नहीं सर, हमारे हिडन हंगर की प्रॉब्लम आ रही है। हिडन हंगर मतलब पेट तो भरा हुआ है, लेकिन जो उसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि मिल्क में उस न्यूट्रिएंट को डालकर, साल्ट में डालकर, और हमारी जो स्टेपल फूड है राइस में डालकर इस पर हम पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है सर। और सबसे बड़ी बात, इस लेक्चर की सबसे बड़ी बात सर, आपको हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपके अंदर स्किल होगा। क्यों सर? स्किल होने से क्या होता है कि स्किल एक बार जनरेट होती है और जिंदगी भर आपके पास में रहती है। आपके पास स्किल नहीं है, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि कल निकाल देगा, परसों निकाल देगा, मुझसे अच्छा लड़का मिला तो इसको निकाल देगा। लेकिन स्किल में क्या होता है सर कि निकालो 100 पूछने वाले हैं, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट जो नहीं था, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हमारी। लेकिन हम थैंक्स टू मोदी साहब, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट बहुत काम किया है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन। सर एजुकेशन में आपको बताऊं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारी अपर कास्ट है, अपर स्ट्रेटा है,
ये लोग तो अपना एजुकेशन पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन SC ST और मुस्लिम्स, ये लोग प्राइमरी में तो इनरोलमेंट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी और हम हायर में बढ़ते हैं ना, तो इनका ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है। सर हर साल IAS का रिजल्ट आता है और 1 या 2 साल में एक न्यूज़ आती है कि ये बताओ कि एक रिक्शे वाला लड़का IAS बन गया। मैंने कहा ठीक है सर, रिक्शे वाला लड़का IAS बन गया, मतलब आपको भी बन जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो सर ये बताओ, जो हमारा SC और ST का केस है, इसमें तो जनरल पेंट्रेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो जितनी भी यहाँ पे सीट आ रही हैं, एक्सक्यूज मी, जितनी भी SC ST की हमारी सीट आ रही हैं, इसमें SC ST सेलेक्ट होंगे? हाँ जी, सेलेक्ट होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें हर साल में एक ही ऐसा न्यूज़ आता है जो रिक्शे वाला लड़का सेलेक्ट हो रहा है? जो हमारी इनकी सीट फिक्स है, उसमें तो हर साल 20 रिक्शे वाले लड़के सेलेक्ट होने चाहिए। इसलिए हो रहा है सर कि जो SC ST अपर स्ट्रेटा में आ गए हैं, ये लोग अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग SC ST का जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये लोग बाहर कर दे रहे हैं। मतलब यहां पे क्रीमी लेयर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज 3 साल में एक रिक्शे वाला लड़का आएगा और हम प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पे आ रही होगी। ठीक है सर। एजुकेशन में दिक्कत क्या आ रही है सर, कि आपको बता दें एजुकेशन प्रॉब्लम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट आपकी ज़्यादा आ रही है। सर अगला सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है हमारे यहाँ। सर बात यह है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे इस बार का 2017 का, तो बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ जो गैप है पुअर और रिच का, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सर? क्योंकि जो हमारा कन्वर्जन का रेट है, ये बहुत स्लो होता है। चाइना में कन्वर्ज कर रहा है। क्यों कर रहा है सर? देखो सर, जिस कंट्री की दरिया लगेगी, जिस कंट्री की बाउंड्री दरिया से लगेगी, वहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, और जो हिंटरलैंड में होंगे उनको हमेशा परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ट्रेड किससे होता है? सी से होता है। तो सर हमेशा कॉमन ट्रेंड ये देखा गया कि जो हिंटरलैंड में लोग रहते हैं, ये निकल कर हमारा कोस्टल एरियाज में जॉब करते हैं। तो जो कोस्टल एरियाज में हमारा वेल्थ का कंसंट्रेशन है, ये हमारा हिंटरलैंड में जाता है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी, इससे क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक जो हमारी डिस्पैरिटी है हमारी डिक्रीज करती है। उसके बाद सर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जेंडर बजटिंग है, जेंडर बजटिंग करते हैं ताकि हम जेंडर मेल और फीमेल को एक लेवल पर ला के रखें। तो जो हमारे यहाँ जेंडर गैप है, जेंडर गैप इन सैलरी, सर ये हमारे यहाँ मेल 100 रुपये कमाएगा तो फीमेल 75 रुपीज़ कमाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी फीमेल होती है, इनका कैरियर ब्रेक होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसके लिए लॉ आ रहा है कि 12 वीक तक अभी तक मिलती है प्रेगनेंसी में, लेकिन अभी तक क्या करो कि उसको 26 वीक करो। लेकिन जो माँ अपने बच्चे को अडॉप्ट करेगी उसके लिए 12 वीक ही रहेगा, और जिस माँ के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उसका भी 12th वीक ही रहेगा। लेकिन क्या करो, अभी 26 वीक करो, जो डिलीवरी टाइम में जो टाइमिंग मिलती है। इससे क्या होगा सर कि हमारी विमेन वर्क फोर्स में हमारे काम में आएंगी। तो जो जेंडर गैप है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी सोशल इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है कम हो रहा है, और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा काम, हम पीछे हैं। अब सर देखिए कि हम जो हमारा हैप्पीनेस होती है किस में नापते हैं? सर ये नापते हैं रियल GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक चॉइस एंड करप्शन। तो आप देखिए हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। पर कैपिटा हमारे यहाँ कम है GDP से, सोशल सपोर्ट तो ठीक है लेकिन रिलेटिवली कम है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारे यहाँ जो IMR ये भी हाई है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसके बाद फ्रीडम टू मेक चॉइस, क्या चॉइस है भाई? 10-12 चॉइस इसी में खेलना है आपको। जो आर्टिस्ट है उसको तो कुछ मिलना ही नहीं है। स्पोर्ट्स में क्या क्या कर लोगे आप?
ग्रास रूट कहने की है, जब तक स्पोर्ट्स में हमारी पॉलिटिक्स होगी सर, वर्ल्ड लेवल हमारा स्टेडियम नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप क्या कर लेंगे? उसके बाद करप्शन, रैम्पेंट करप्शन है। थैंक्स टू डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजैक्शन की तो थोड़ा सा उसमें कमी आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो कैश यूज़ होता है इकोनॉमी में, कैश टू जीडीपी रेशियो हमारे यहाँ 12% है, ब्राज़ील में 9% है, चाइना में 9% है, ब्राज़ील में 4% है, ब्रिक्स कंट्री में पीछे आते हैं। करप्शन क्यों नहीं होगा? हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, अंडर परफॉर्मेंस है, जनरलाइज जॉब है, हर जगह जनरलाइज को बैठा दिया जाता है, स्पेशलाइज का कोई मतलब ही नहीं। सर स्पेशलाइजेशन पढ़ा, जैसे आप देखिए कि हमारा सुंदर पिचई साहब हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या है कि ये लोग नए हैं, जो हमारे उसके बाद गूगल के हैं, जो हमारे अभी उनका नाम मैं भूल गया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये लोग नए बच्चों को क्यों बैठा रहे हैं? इसके पास विजन है, ये एक सही डायरेक्शन में कंट्री को या एंटरप्रेन्योरशिप को ले जा सकता है। बूढ़े लोग बैठा क्या ले लोगे यार? उनसे सलाह लेने के लिए होती है, उनको बैठाने के लिए होता है। तो ये हमारी कुछ बात है सर। तो ये हमने कुछ बात करी चाइना पर लेकर, और कुछ और बातें करी, इसके बारे में सोचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।